पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 13 के बारे में। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है हमारा, इसमें 4 क्लॉजेज़ हैं। जो क्लॉजेज़ 1 हैं वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की बात करते हैं। प्री मतलब पहले, कॉन्स्टिट्यूशन तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाले जो लॉज हैं, ये क्लॉज 1 उनकी वैलिडिटी के बारे में बात करता है। और क्लॉज 2 जो है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की बात करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो लॉज हैं उनकी क्या वैलिडिटी रहेंगी। क्लॉज 3 जो है वो लॉ को हमारे को डिफ़ाइन करता है। और क्लॉज 4 जो है वो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड हुआ है। अब आगे हम पढ़ते हैं क्लॉज 1। क्लॉज 1 जो सबसे पहले बेसिक ले लेते हैं। जो हमारा आर्टिकल 13 है उसका क्लॉज 1 जो है वो ये कहता है कि ऐसे लॉज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले फोर्स में थे, अगर वो आज की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकंसिस्टेंट हैं, तो जितने परसेंट इनकंसिस्टेंट हैं उतना ही वो वॉइड होंगे। ठीक है। और क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में, जो कहता है कि स्टेट ऐसे लॉ बना ही नहीं सकती है जो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो जो राइट्स हमको मिले हैं पार्ट 3 में उनको वॉयलेट करे। तो जितना वो हमारे राइट को वॉयलेट कर रहे हैं उतना ही हमारा जो लॉ है वो उतना वॉइड होगा। पूरे स्टैट्यूट को वॉइड नहीं कहेंगे हम। अब हम इसको पढ़ते हैं क्लॉज 1, जो हमारी बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में। अगर वो इनकंसिस्टेंट, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले वाले लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकंसिस्टेंट अगर हैं, तो जितने परसेंट इनकंसिस्टेंट हैं उतने ही वो वॉइड हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाले जो लॉज हैं तो वो वॉइड कहाँ से होंगे? आज कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो आज से वॉइड है वो, क्योंकि भाई पार्ट 3 जो है वो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो दिया है। वो ये कह रहा है कि मतलब जैसे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर पे कोई फ्रूट लाए हो, कोई फल लाए हो, तो आप आज जिस दिन लाए हो उसी दिन से तो खा सकते हो ना उनको, पहले से थोड़ी नहीं खा सकते हो। वही बात यहाँ पे कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो लॉज हैं अगर वो वायलेशन कर भी रहे हैं फंडामेंटल राइट का, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से इनकंसिस्टेंट होंगे, उसके पहले वो वैलिड ही थे। और जो हमारे जो लॉज हैं जो भी बनाए जाते हैं वो प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे फॉलो होते हैं। आज बना है तो आज से लागू होंगे, आज से इन्फोर्स में आएंगे। हम उनको रिट्रोस्पेक्टिव में इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। अब हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट क्या कहता है इसमें, कि जो लॉज हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं और उनके अगर कोई सूट है तो वो पेंडिंग है, अभी भी पेंडिंग है, तो हम उसको नए लॉ के हिसाब से देखेंगे कि ये नए लॉ में वायलेशन कर रहा है कि नहीं। अगर नए लॉ के हिसाब से वो वायलेटिव है, जो लॉ बनाया है जिसके हिसाब से वो प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो उसको हम वॉइड कहेंगे और न्यू लॉज एप्लीकेबल होंगे उस केसेस में। पेंडिंग और न्यूली इंस्टीट्यूटिंग प्रोसीडिंग्स में प्रेजेंट लॉज वैलिड होंगे, उनको इन्फोर्स करवाएंगे। अगर वो इनकंसिस्टेंट है पहले वाले, तो अगर कंसिस्टेंट है तो पुराने वाले के हिसाब से ही हम करवाएंगे, क्योंकि हटाएंगे हम उसी चीज़ को जो इनकंसिस्टेंट है, वरना पहले वाले लॉज भी वैलिड हैं। कि भाई जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखो 1872 का है, तो वो बहुत पुराना बना है लेकिन वो अभी भी फोर्स में है। क्यों? क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर ही नहीं रहा है, वो कंसिस्टेंट है हमारे प्रोविजंस के साथ, इसलिए। अब इसमें 4th पॉइंट क्या कहता है, जो प्रोसीडिंग है कमेंसमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही ख़त्म हो गई है, उनका डिसीज़न आ गया है, तो अब हम उनको वापस से तो ले नहीं आएंगे कि भाई इसको सुनो सुनो सुनो।
तो जो पहली प्रोसीडिंग्स हैं, जो पहले ही फाइनल डिसीजन आ चुका है, तो उनको हम नहीं लाएंगे, उनके बारे में हम नहीं कहेंगे कि देखो ये ऐसा लॉ आया था, ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था, तो इस डिसीजन को जो है वो कैंसिल करो। लेकिन अगर वो इनकंसिस्टेंट बना हुआ है, उनका राइट पुराने वाले जो डिसीजन आया है उसके हिसाब से अभी भी वायलेट हुए ही जा रहा है, तो उस ऑर्डर को वो वॉइड हो जाएगा जब से कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया है। भाई फॉर एग्जांपल, अगर कोई लॉ है, पहले जैसे विडो मैरिज अलाउड नहीं था, तो पुराने लॉ में कह दिया गया एक विडो को कि आप मैरिज नहीं कर सकते, उसका डिसीजन आ गया, फाइनल डिसीजन आ गया, तो वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी वो शादी नहीं कर पा रही, तो ऐसा क्या फ़ायदा, तो वो ऑर्डर वॉइड हो जाएगा। तो क्योंकि आज से तो वो वायलेशन अभी भी करे जा रहा है इसलिए। अब आता है क्लॉज 2 जो हमारी बात करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की बात करता है। अगर आने वाली जो लॉज हैं, पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, तो वो वॉइड होगा, और वॉइड उतना वॉइड होगा जितना हमारा वायलेशन कर रहा है। अब इसमें हमारा केस आता है गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें कहता है, इसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि कोर्ट जो है वो लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस हमारा है वीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें कहा गया कि लॉ अगर जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो हम उसको लॉ को ही नहीं बाहर निकाल देंगे, वो अनइन्फोर्सिएबल हो जाएगा, तब तक वो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तब तक वो अनइन्फोर्सिएबल है। और लॉ जो है वो ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर होगा अगर भाई लेजिस्लेचर को कोई लॉ बनाने की पावर ही नहीं है तो आपने कैसे बना दिया, तो उसको भी वो वॉइड होगा कि आपको पावर ही नहीं है तो आप बना ही नहीं सकते हो, तो उसकी वैलिडिटी कैसे हम दे दें। तो ये है, अगर कोई लेजिस्लेटिव इनकम्पिटेंस में लॉ बनाया जाता है तो वो वॉइड एब इनिशियो है। अब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, जो इसी भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में ही इवॉल्व हुई थी। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या होती है, कोई एक लॉ है हमारा, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लॉ है जिसमें एक पार्ट जो है वो वायलेशन कर रहा है और एक जो है वो वैलिड है, तो जो वायलेटिव वाला पार्ट है उसको हम छुपा लेंगे, उसको हम फोर्स में नहीं रहने देंगे। जितना पार्ट हमारा वैलिड है वो तो फोर्स में रहेगा ही, जितना इनवैलिड पार्ट है वो स्टैट्यूट बुक में तो रहेगा लेकिन वो अनइन्फोर्सिएबल होगा, उसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने वायलेशन रिमूव कर दिया, हमने कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर दिए, कुछ चेंजेस कर दिए जिससे कि लॉ जो है वो इन्फोर्सिबल लाइक हो गया है, तो वो उस समय से वो फोर्स में आ जाएंगे वो लॉज भी जो वायलेशन कर रहे थे, क्योंकि अब वो नहीं कर रहे हैं ना वायलेशन। इसके बाद आता है हमारा केस दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें 13+2 जो है वो स्टेट को पावर ही नहीं देता है, पहली बात, कि वो ऐसा लॉ बनाए जो हमारे फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट हो, हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। लेकिन अगर उनके पावर में है लेजिस्लेचर की में, तो वो लॉ बना ही सकती है, और हमारा ये प्रिजम्पशन होता है कि जो लेजिस्लेचर विद इन द पावर में लॉ बनाती है तो वो वैलिड ही होता है, लेकिन बाद में हम उसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। कोर्ट ऐसा करेगी जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, वो देखेगी ये लॉ फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कोर्ट तब डिक्लेयर करेगी, तब वो वॉइड होगा। वरना हम वैलिडिटी प्रिज्यूम करके चल रहे होते हैं कि हाँ ये लॉ जो बना है वो वैलिड है क्योंकि लेजिस्लेचर ने बनाया है। अब जो टू द एक्सटेंट ऑफ सच कंसिस्टेंसी एंड टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, ये जो है, जैसे कोई लॉ है, कोई स्टैट्यूट है जिसमें एक पार्ट जो है वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के और एक पार्ट जो है वो वैलिड है, तो जितना इनकंसिस्टेंट पार्ट है उसको वॉइड कहेंगे हम, पूरे स्टैट्यूट को नहीं कहेंगे भाई तुम हटो, तुम्हारी कोई वैलिडिटी नहीं है। अब आप देखो ना, कोई हमारा कोई जैसे कोई प्रोविज़न है स्टैट्यूट में, उसको उस प्रोविज़न को ही
कोर्ट डिक्लेयर करती है कि ये प्रोविज़न जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पूरे लॉ को ही हर बार हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने लगे एक प्रोविज़न की वजह से, तो भाई बर्डन काफ़ी बढ़ जाएगा, कोई लॉ रहेगा ही नहीं, क्योंकि एक ना एक फॉल्ट तो निकल ही आता है स्टैट्यूट में, तो उसको हम हटाएंगे। तो अब इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होता है कि हमारे पास कोई स्टैट्यूट है, अगर हम सेपरेट कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, कौन सा वायलेट कर रहा है, कौन सा नहीं वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट का, तो हम उतने पार्ट को वॉइड डिक्लेयर करेंगे। अगर हम सेपरेट कर सकते हैं, अगर हम उन प्रोविज़न को सेपरेट ही नहीं कर सकते हैं तो पूरे स्टैट्यूट को वॉइड कहेंगे हम। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या कहा, इसमें 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करा गया था। इस ग्राउंड पे चैलेंज करा गया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, जो उस तरह से कि वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ है, अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो वो इनवैलिड होगा। तो उस भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को, क्योंकि वो वायलेशन कर रहा था हमारे फंडामेंटल राइट का। तो उसके बाद भी पार्लियामेंट को बात ये अच्छी नहीं लगी, उसने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट हमारे बनाए गए लॉ को ऐसे कैसे वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। तो वो लेके आए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो हमारा कहता है कि आर्टिकल 13 जो है इनएप्लीकेबल होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, अगर कोई लॉ, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंडर हमने करा है तो अब केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में इस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कह दिया कि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो वैलिड है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है, लॉ नहीं है तो हम उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। अगर वो वायलेशन भी कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट को, ऐसा नहीं है, हम उसका जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर चलो हमने ये बात कर दी, अगर कोई ऐसा लॉ आता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो ठीक है हम उसको वॉइड कह देंगे, अगर जितना इनकन्सिस्टेंट है उस हिसाब से। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट के बीच में ही आपस में लड़ाई हो रही है कि मैं बढ़ाऊँ, तो इसमें एक केस है, ये सीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी का। इसमें कहा गया जो कोई भी पार्ट है, कोई भी चीज़ है, भाई आप एक प्रोविज़न को सिंगली नहीं पढ़ सकते हो फंडामेंटल राइट को, आपको सबको एक साथ लेके पढ़ना पड़ेगा। जैसे भाई आर्टिकल 19 जो है वो राइट टू फ्रीडम की बात करता है, 21 में भी हम इसको वाइडर इंटरप्रिटेशन के साथ हम ले गए हैं कि हमारे पास राइट टू लाइफ के साथ साथ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, फ्रीडम, स्पीच, प्राइवेसी, एजुकेशन, ये सब इसमें आ जाता है। तो हमको साथ लेकर पढ़ेंगे। अगर दो फंडामेंटल राइट आपस में कन्फ्लिक्ट में है, एक जो है फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वायलेट कर रहा है, दूसरा हमारे फंडामेंटल राइट को एक्सट्रीम लेवल पर लेके जा रहा है, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है उसको अपहोल्ड हम करेंगे। अब देखो आर्टिकल 19 जो है वो हमें राइट टू फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन आप उसको अनलिमिटेड एंड तक थोड़े नहीं लेके जा सकते हो। इसका मतलब ये थोड़े नहीं है कि आप हेट्रेड फैलाओगे। तो यहाँ पे हमको रिस्ट्रिक्ट करा गया है कि पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हो, आप ऐसी चीज़ नहीं बोल सकते हो कोर्ट के अगेंस्ट जो कंटेप्ट ऑफ द कोर्ट में आ जाए। तो आपको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करा गया है इस फंडामेंटल राइट में कि आप इतना पावर को एक्सीड नहीं कर सकते हो। भाई फ्रीडम हमको दो तरह की हमारे पास फ्रीडम होती है, एक पॉजिटिव फ्रीडम, एक नेगेटिव। पॉजिटिव आपको राइट देती है कि हाँ आप ये सब कर सकते हो, आप चल सकते हो, फिर सकते हो, गा सकते हो, नाच सकते हो, आप अपनी मर्जी का फील्ड चूज़ कर सकते हो, आपको ऑक्यूपेशन जिसमें जाना है वो जा सकते हो। लेकिन नेगेटिव फ्रीडम ये हो जाती है आपको वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है किसी फील्ड में। भाई आप सब कुछ कर सकते हो, पर ऐसा ये थोड़ा नहीं है कि आप लॉ के अगेंस्ट जाओगे, पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट जाओगे। आपको फ्रीडम मिली है तो आपको रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है कि आप मर्डर नहीं कर सकते हो, आपको इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि आप किसी दूसरे के राइट का वायलेशन करो। तो ये अगर अगर एक राइट, तो यहाँ पे ये है एक राइट अगर हमारे राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, तो उस राइट को हम प्रिवेल करवाएंगे ओवर अनदर फंडामेंटल राइट।
अब ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है, अब हमारे पास सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी स्टैट्यूट की कौन चैलेंज कर सकता है। भाई चैलेंज इसमें वो लोग कर सकते हैं जिनका राइट जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट हुआ है इस लॉ से। अगर किसी को राइट मिला ही नहीं है, किसी का राइट वायलेट ही नहीं हो रहा है, तो भाई आप किस बेसिस पर लेके चले आ रहे हो कि स्टैट्यूट ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को नहीं सेटिस्फाई करता है, वो हमारे राइट का वायलेशन कर रहा है। जिसको आप राइट मिला ही नहीं है तो वो राइट को कैसे चैलेंज कर लेगा। तो ये बात हो गई, मतलब जिसके राइट का वायलेशन हो रहा है, डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है जिसका राइट, वही कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वो चैलेंज कर सकता है। जिसको राइट ही नहीं मिला है वो चैलेंज नहीं कर सकता है। तो इसमें हमने ये पढ़ा आर्टिकल 13 में। और जो लॉ है ना, सॉरी मैं थोड़ा भूल गई, लॉ जो है वो लॉ इंक्लूड करता है हमारा बाय लॉज को भी, ऑर्डिनेंसेस को भी, और रूल्स को भी, रेगुलेशंस को भी, कस्टम्स को भी, यूसेजेस को भी। लॉ की जो है वो वाइडर इंटरप्रिटेशन हमको इस आर्टिकल में दी गई है। और वो जो लॉ है वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करना चाहिए, हम ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। आप थोड़े, आप इतना तो रोक ही सकते हो ना जिससे सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, सबको राइट बराबर से मिले। तो इतना भी आप एक्सटेंट तक नहीं लेके जाओगे अपने फंडामेंटल राइट को कि वो दूसरे का ही राइट का वायलेशन करे जा रहे हैं। और पार्लियामेंट ऐसा लॉ ही नहीं ला सकती है, लेकिन अगर ले आती है तो हम उसको कोर्ट में डिक्लेयर करवा सकते हैं कि भाई कोर्ट इसको लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करिए क्योंकि ये हमारे राइट का वायलेशन कर रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम लॉ नहीं मानते हैं, लेकिन उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। भाई अगर अमेंडमेंट ला के ही हमारे राइट का वायलेशन कर दिया लेजिस्लेचर ने, क्योंकि जिसको पावर मिल जाती है ना वो कुछ भी कर सकता है। तो जिसको पावर मिल जाती है तो वो अपनी पावर का मिसयूज करने ही लगता है। तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा उस लॉ का, क्योंकि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। आप हमारी पावर पे चेक करिए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, तीन जो ऑर्गन है, आप हमारी पावर को चेक करिए, हम आपके पावर पर चेक एंड बैलेंसेस करेंगे कि आप अपनी पावर तो एक्सीड नहीं कर रहे हो ना। थोड़ा बहुत तो इंटरफेरेंस चल जाता है पर इतना एक्सटेंट तक नहीं चलेगा कि आप उसके फील्ड में ही आके काम करे जा रहे हो। थैंक यू। आई होप कि आपको आर्टिकल 13 पूरा समझ में आया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आप फंडामेंटल राइट को वेव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो।